वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी किया है हमारी पिछली क्लासेस में। तो हमने कल बात करी थी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। ये हमने डिस्कस कर लिया था हमारी क्लास में। तो आज हम आगे बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस और फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन कौन से हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखते हैं फॉर्मेशन के बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और सेकेंडली हमारे पास आ जाता है इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू करना है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस। कब एक्सप्रेस होगा? जब वो एक्सप्रेस्ड किया जाएगा, बताया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा वर्ड्स और इन राइटिंग। ये ऑरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। मतलब कि पार्टीज के माइंड के बीच में जो मन में चल रहा है, सिर्फ मन तक बात सीमित नहीं रखनी है, उसको एक्सप्रेस भी करना है, उसको बताना भी है। चाहे वो वर्ड से बताएं, चाहे वो राइटिंग में बताएं, ऑरली बताएं या रिटन में बताएं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 9 क्या कहता है? इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, अगर वर्ड्स में भी बनाया जाए तो उस प्रॉमिस को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस प्रॉमिस कहते हैं, कि हमने बता दिया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ए ने बी को बताया टेलीफोन पे कि ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹2 लाख। उसने टेलीफोन पे बताया, फोन पे बताया, उसने ऑफर दी, और बी ने रिप्लाई भी किया, और उसने जो भी उसका डिसीजन था ए को बताया, ए को इन्फॉर्म कर दिया। उसने अपने मन में नहीं पहले सोचा होगा डिसीजन लेने से पहले, उसने अपने तक बात सीमित नहीं रखी, सेल्फ टॉक के बाद उसने दूसरे को भी बताना है, तो वो बन जाता है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन से होते हैं? ये कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन के साथ एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन इज बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के एक्शंस पार्टीज के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले एग्जांपल में बात कर लेते हैं। क्या आपको एग्जांपल देके रखी है? जैसे कि कुली है, वेयर अ कुली इन अ यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए। ए के लगेज को पिकअप कर लिया उसने, उठा लिया, और रेलवे स्टेशन पे है, और ए ने उसको अलाउ भी कर दिया, करने दिया उसको, मतलब उसने अपने आप उसके लगेज को उठा लिया। अगर ए को उसकी सर्विस नहीं लेनी होती तो वो मना कर देता, लेकिन उसने मना नहीं किया, उसको उठाने दिया, उसको रोका नहीं। तो यहाँ पर इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि ए ने उसकी सर्विस ली है, अब ए को उसकी सर्विस के बदले में कुछ ना कुछ जो भी उसका बनता है सर्विस का, वो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ए ड्रिंक्स अ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट, देर इज एन इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शुड पे फॉर द प्राइस ऑफ अ कॉफी। अब वहाँ पे जाके वो बैठ गया, कॉफी कैफे में गया, वहाँ पे जाके बैठ गया, कॉफी पीने के लिए गया वो रेस्टोरेंट में। तो वहाँ उसने अगर कॉफी पी है तो वो ऐसे तो वापस नहीं आ सकता, चाहे वहाँ से बोल के मांगे चाहे नहीं, उसको खुद को पता होना चाहिए कि उसने यहाँ पे पे करने हैं, फ्री में कॉफी नहीं मिली है उसको। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक आ जाते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे, ये भी एक तरह के हमारे इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आ जाते हैं। इसका मीनिंग है, टैसिट वर्ड का मीनिंग है साइलेंट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। बिना कोई शब्द बोले या बिना राइटिंग के, बिना किसी एनी रिटन नोटिस के,
A classic example of tacit contract would be when the cash is withdrawn by a customer of a bank from the ATM. ऑटोमेटिक टेलर मशीन जैसे वहाँ से निकलवाए हैं पैसे, वो हमारा साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो और एग्जांपल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज assumed have been entered when the sale is given effect at the fall of a hammer in an auction sale. ऑक्शन सेल में जब हैमर नीचे हो गया, हैमर को बजा दिया उन्होंने, फॉल कर दिया, तो वहीं पे उस एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा कि सेल हो चुकी है, ऑक्शन डन हो चुका है, अब पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का सेपरेट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में ही आता है। अगर नॉलेज के लिए पता करना हो कि इस तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टैसिट का मीनिंग भी साइलेंट ही होता है, ये इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी हुई है, ऑब्लिगेशन ऑफ अ फाइंडर। किसी की गुड्स हैं जो वो लॉस्ट हो चुकी हैं, गुम हो गई है, खो गई हैं, और जिसको मिलती है वो हो गया फाइंडर। ए की गुड्स हैं जो वो गिर गई हैं कहीं पे, या उसका वॉलेट गिर गया है जिसमें बहुत सारे पैसे थे, उसका लाइसेंस था, उसका एटीएम वगैरह था, बहुत कुछ था उसमें। अब मिला वो बी को। अब बी इज अ फाइंडर ऑफ अ वॉलेट। ठीक है, अब बी की ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसको ट्रू ऑनर के पास पहुंचाए, ये उसकी लाइबिलिटी है। ठीक है, ए की अब लाइबिलिटी बन जाती है कि बी को वो अपनी मर्जी से रिवॉर्ड भी दे सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है। अब बी के ऊपर किसी ने बोला नहीं है कि बी को वापस करना पड़ेगा, लेकिन ये खुद को उसको समझ होनी चाहिए, उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है कि ट्रू ऑनर को उसको वापस करना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस अ लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन when no real contract exist। जब कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस टाइम पे लॉ है आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट को बनाता है, लॉ इन्फोर्स करता है राइट्स को, लीगल राइट्स को इन्फोर्स करता है। ठीक है, सच ऑब्लिगेशंस आर नोन एज अ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी दोनों पार्टीज में से, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया बाय लॉ। लॉ इम्पोजेस कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। लॉ उनके ऊपर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट लगा देता है। अब हम ए और बी की बात करें, ए का वॉलेट था, बी को मिला। अगर बी इसको वापस नहीं करता, मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है उसको देने के लिए, अब ए को पता चल गया कि मेरा वॉलेट बी के पास है, ये मुझे वापस नहीं दे रहा, तो ए जो है वो बी के ऊपर स्यू कर सकता है कि ये उसको वापस करे, जिसकी चीज़ है उसी को मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट जाके इनको कहेगी कि आप लोगों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन दोनों के बीच में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ये जो कि है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ने उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अब बी का ये जो लॉ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, बी की ऑब्लिगेशन अराइज करता है कि वो उसको वापस करे। अगर नहीं करेगा तो फिर कोर्ट इसको, लॉ ने जो इसके ऊपर लगाई है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, वो लॉ इन्फोर्स कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस ऑब्लिगेशन को। तो बी को ये वापस करना पड़ेगा। ए को लीगल राइट मिल चुका है। ठीक है, दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ई कॉन्ट्रैक्ट्स। अब अगर वर्ड ई लग गया साथ में तो सिंपल सी बात है कि दोनों पार्टीज ने जो मोड यूज किया है वो इलेक्ट्रॉनिक किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स किया है। जैसे ईमेल्स इज नोन एज अ ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको ईमेल आ जाती है, ईमेल में आपको जो भी प्रॉमिस, जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, आपको ईमेल आ जाती है। ईमेल जो है वो आपका एक तरह का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही है दोनों पार्टीज के बीच में। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने थोड़ा टाइम पहले एक ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन जो है उस पर पढ़ाया है, तो
अब मैं उनके साथ पर्सनली तो मिली नहीं हूँ, ना वो मुझे मिले ना मैं उनको मिली हूँ। तो हमारे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था कि मुझे उनके साथ काम करना है, इतने टाइम के लिए करना है, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे क्या भेजा था, मेल भेजा था। वो मेल ही क्या था, ईमेल ही क्या था, वो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक और ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसको साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट्स में बांटा गया है, पहला एग्जीक्यूटरी, दूसरा एग्जीक्यूटेड। पहला एग्जीक्यूटेड, दूसरा एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो कि पूरे हो चुके हैं, डन हो चुके हैं, वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हमारे एग्जीक्यूटेड। जैसे ग्रोसर ने सेल किया शुगर को कैश पेमेंट पे, ग्रोसर को पेमेंट मिल गई और जो बायर था उसको अपनी शुगर मिल गई, तो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कौन सा होता है, अभी यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज की ओर से या किसी एक पार्टी की ओर से पेंडिंग है, अभी दोनों पार्टीज ने पूरा नहीं किया है, तो वो होते हमारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कंसिडरेशन क्या होगी दोनों के बीच में, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है या कोई ऑब्लिगेशन होता है, कोई ऑब्लिगेशन होता है। तो कंसिडरेशन इज परफॉर्म्ड इन अ फ्यूचर ओनली। जो कंसिडरेशन है वो परफॉर्म्ड कब करनी है, फ्यूचर में ही करनी है, पहले नहीं करनी है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है, जी ने एग्री किया कि वो एच को ट्यूशन देगा, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ से उसको ट्यूशन क्लासेस मिलेंगी और कंसल्टेशन में जी ने प्रोमिसेस टू पे जी, एच ने प्रॉमिस किया जी को पे करने के लिए 1000 पर मंथ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटरी है बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट। अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, आगे कैरिड आउट होगा, वो आगे भी उसको ट्यूशन देगा और नेक्स्ट मंथ से उसने ट्यूशन देनी है, फिर वो उसकी पेमेंट करेगा। तो ये होते हैं हमारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसको फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एक तरह के एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल एक पार्टी के द्वारा पेंडिंग है और बायलेटरल दोनों पार्टीज के द्वारा ही प्रॉमिस आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है। Unilateral contract is one-sided contract in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding. एक पार्टी ने तो ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया बट सेकेंड पार्टी का जो है ऑब्लिगेशन अभी आउटस्टैंडिंग है। एग्जाम्पल में क्या बताया गया आपको, एम ने एडवर्टाइज किया कि उसको 5000 का रिवॉर्ड मिलेगा जो कि मेरी हेल्प करेगा, मेरे मिसिंग बेटे को ढूंढ कर लेके आएगा। तो जल्दी ही बी ने उसके बेटे को ट्रेस कर लिया और उसको लाके उसको दे दिया। अब यहाँ पे बी ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, बी हैज परफॉर्म्ड हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन, बट एम ने अभी तक रिवार्ड नहीं दिया है बी को। तो ये हमारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इसको और क्या बोलेंगे, इसको और बोलेंगे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, एक पार्टी का आउटस्टैंडिंग है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल व्हेन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज की ओर से ही जो हमारा है पेंडिंग है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको बताया गया, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसको प्लॉट अपना सेल करेगा 1 लाख का कैश डाउन पेमेंट पे, और बी ने जो पे है सिर्फ 25,000 उसको अर्निएस्ट मनी दिया और प्रॉमिस किया कि बाकी का जो है सारा वो नेक्स्ट संडे तक पे कर देगा। और उसके ओपोजिट ए ने क्या किया, ए ने कहा कि मैं भी तुम्हें पोजेशन तभी दूंगा प्लॉट का, मैं भी सेल डीड तभी पूरी करूंगा जब तुम मुझे पूरे पैसे दे दोगे। अब दोनों पार्टीज की ओर से जो है कॉन्ट्रैक्ट हमारा पेंडिंग है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी तक पूरे नहीं हुए। अगर एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, एक ने नहीं किया, तो वो यूनिलेटरल है। अगर दोनों पार्टीज ने नहीं परफॉर्म किया तो वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स अभी मेरे नोटिस में आया कि मैंने ये ऐड क्यों किया था बीच में, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये हमारा कल छूट गया था, कल हमने इलीगल तक ही किया था। ठीक है, तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि होते तो हैं, सारा कुछ सही है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, टेक्निकल डिफेक्ट के कारण जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ही वो टेक्निकल डिफेक्ट कंप्लीट होगा या उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर से क्या हो जाएंगे? इन्फोर्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ। अनइन्फोर्सेबल कौन से होते हैं? नोट्स में आपको यही बताया गया, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है जैसे एब्सेंस इन राइटिंग और बैरेड बाय लिमिटेशन। बैरेड बाय लिमिटेशन बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि ए ने गुड्स खरीदी थी बी से 2015 में, बट उसकी 2019 तक कोई भी पेमेंट नहीं करी है, तो बी ए को पेमेंट के लिए स्यू नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि 3 साल से ऊपर हो चुका है टाइम। बैरेड बाय लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे लगता है, तो डेट जो है बिकम्स अनइन्फोर्सेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 ईयर एज बैरेड बाय लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के द्वारा जो डेट है अगर 3 साल से ऊपर टाइम हो जाता है तो उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनइन्फोर्सेबल होते हैं कि पहले तो सही थे लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं या राइटिंग में कुछ एब्सेंस है। अगर राइटिंग की एब्सेंस की बात करें, ठीक है, तो वो हम उसको करेक्ट करके इसको इन्फोर्सेबल करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बैरेड लिमिटेशन भी बताया गया। बैरेड लिमिटेशन की अगर बात करें, टाइम निकल चुका है तो उसको तो ठीक करके, ठीक तो हो ही नहीं सकता, जो समय बीत गया निकल गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता, तो इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो ये है आपका अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। लेसन्स अच्छे लगते हैं तो लेसन्स को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।